तो प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के व्याख्यान में हम दासी और वासवदत्ता की आपसी वार्तालाप सुन रहे थे। दासी जब उनसे कहती है कि आपको ये वरमाला गूंथनी है, तो वरमाला राजकुमारी जी के लिए गूंथनी है। तो उत्सुकतावश वासवदत्ता ने उससे पूछा था कि क्या तुमने दामाद को देखा है, कैसे लगते हैं? तो वो कहती है कि बहुत सुंदर हैं और धनुष बाण के बिना ही साक्षात कामदेव प्रतीत होते हैं। और ये सुनकर के उसने क्या प्रतिक्रिया की? जैसे ही ये बात उसने सुनी तो वासवदत्ता कहती है, भवतु एतावत्, हाँ बस रहने दे, इतना ही बहुत है। तो चेटी उससे पूछती है, किम निमित्तम वारयसी, आप उनकी प्रशंसा करने से रोक क्यों रही हैं? तो वासवदत्ता कहती है, अयुक्तम पर पुरुष संकीर्तनम श्रोतुम, कि पराये पुरुष की चर्चा या वर्णन सुनना उचित नहीं। क्यों? क्योंकि एक पतिव्रता स्त्री के लिए एक पराये पुरुष की प्रशंसा सुनना या उसके बारे में चर्चा करना, उसके गुणों की या दुर्गुणों की चर्चा करना, किसी भी प्रकार का वर्णन सुनना या कहना, कहने का मतलब पराये पुरुष की बात करना ही उचित नहीं है। ये एक पतिव्रता स्त्री और मर्यादा पालन करने वाली स्त्री के लिए उचित होता है, और इसीलिए उसने उसे रोक दिया। और जब दासी ने उससे पूछा कि आप मुझे उनके गुणों की प्रशंसा करने से रोक क्यों रही हैं, तो उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं सुनना चाहती, क्योंकि किसी भी पराये पुरुष की चर्चा करना या उसके वर्णन को सुनना उचित नहीं होता, अच्छा नहीं होता किसी भी पतिव्रता स्त्री के लिए। तो चेटी कहती है, ठीक है, तेन ही गुम्फतु आर्या शीघ्रम, तो फिर आप माला जल्दी से गूंथ दे। तो वासवदत्ता कहती है, इयम गुम्फामि आनय तावत, अभी गूंथती हूँ, ला फूल दो। तो दासी उसे फूल पकड़ाती है और कहती है, गृणातु आर्या, हे आर्या, ये लो ग्रहण करो। वासवदत्ता उस टोकरी में से फूलों को वर्जित्वा इधर उधर करती है और फिर विलोक के और देख करके कहती है, इदम तावत औषधम किम नाम, इसमें ये फूलों के अलावा जो ये पड़ी हुई है, इस औषधि का नाम क्या है? तो चेटी कहती है, अविधवाकरणम नाम, ये अविधवाकरण नाम की औषधि है, अर्थात सौभाग्य करने वाली औषधि है, ये सौभाग्य को बढ़ाने वाली औषधि है। तो वासवदत्ता आत्मगतम मन ही मन कहती है, इदम बहुसो गुफितव्यम, इसको तो मैं कई बार गूंथूंगी, मह्यम च पद्मावत्यै, अपने लिए भी और पद्मावती के लिए भी। और प्रकाशम, और फिर प्रकट रूप में उससे कहती है, इदम तावत औषधम किम नाम, इस औषधि का नाम क्या है? फिर वो फूलों को इधर उधर करती है और एक दूसरी प्रकार की उसे कोई औषधि दिखाई देती है, तो उससे पूछती है कि इस औषधि का नाम क्या है? तो दासी कहती है, सपत्नी मर्दनम नाम, कि इसका नाम सपत्नी मर्दन है, इस औषधि का नाम सपत्नी मर्दन है, अर्थात ये सोतन के मान का मर्दन करने वाली औषधि है। तो वासवदत्ता कहती है, इदम न गुम्फितव्यम, इसको तो मैं बिल्कुल नहीं गूंथूंगी। तो चेटी कहती है, कस्मात, क्यों नहीं गूंथोगी, किस लिए नहीं गूंथोगी? तो वासवदत्ता कहती है कि उपरता तस्य भार्या, उसकी पत्नी तो मर चुकी है, तत् निष्प्रयोजनम इति, तो फिर इसका गूंथना तो बेकार ही होगा, इसलिए गूंथने से क्या फायदा। वो इस तरह से आपस में वार्तालाप कर ही रही थी कि प्रविश्य अपरा, एक दूसरी दासी रंगमंच पर आती है और कहती है कि त्वरताम त्वरताम आर्या, हे आर्या, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। एस जामाता, ये दामाद जी,
अविद्वासिभिः अभ्यन्तरः चतुस्सालम्। सौभाग्यशाली स्त्रियों के द्वारा चतुस्साला के अंदर, चौबारे के अंदर प्रवेश कराए जा रहे हैं। आप जल्दी करें, जल्दी करें, क्योंकि दामाद जी सौभाग्यवती स्त्रियों के द्वारा चतुस्साला में प्रवेश करवाए जा रहे हैं। क्योंकि विवाह के अंदर जो भी मंगल कार्य होते हैं उनमें सौभाग्यवती स्त्रियां ही समस्त कार्यों को करती है। विधवा स्त्री या फिर वैसी अन्य स्त्रियों को उन कार्यों में नहीं लगाया जाता। इसलिए वो कहती है कि सौभाग्यवती स्त्रियां दामाद जी को चतुस्साला में लेकर के आ रही हैं। तो वासवदत्ता कहती है, अयि वदामि ग्रहणी एतत्, कि अरे बताती तो हूँ, इसे पकड़। तो चेटी कहती है, शोभनम आर्ये गच्छामि तावतः। तो ठीक है आर्या, मैं अब यहाँ से चलती। उभय निष्क्रांत है और दोनों दासियाँ रंगमंच से चली जाती है। वासवदत्ता अकेली रह जाती है। तो वासवदत्ता जब देखती है मंच पर और उसे कोई दिखाई नहीं देता तो कहती है, गतई ऐसा, दोनों चली गईं। अहो अति अहितम, ये तो बहुत बुरा हुआ। आर्यपुत्रो अपि नाम परकीय संव्रत है। आर्यपुत्र भी आज पराये हो गए। अविदाह हाय शय्यायाम मम दुखम विनोदयामि, पलंग पर लेट करके अपने दुख को दूर करूं, यदि निद्रा लभे, यदि नींद आ जाए तो। वो धोनी भी चली गई, अब मैं अकेली रह गई हूँ। और ये बहुत बुरा हुआ कि आज आर्यपुत्र का विवाह है, आर्यपुत्र भी पराये हो जाएंगे। इसलिए मुझे उस चिंता के कारण नींद भी नहीं आ रही। इसलिए यदि नींद आ जाए तो पलंग पर लेट करके मैं अपने उस मन के दुख को कम करूं, दूर करूं। ये कहकर के निष्क्रांत है वो भी रंगमंच से चली जाती है और इस तरह से रंगमंच पूरा खाली हो जाता है। अर्थात तीसरे दिन का नाटक यहाँ आकर के समाप्त होता है। अब चौथे दिन के नाटक में अर्थात चतुर्थ अंक में क्या होता है उसको हम अगले व्याख्यानों में देखेंगे कि चतुर्थ अंक में विवाह के बाद क्या होता है, किस तरह से नाटक आगे बढ़ता है। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। चौथे अंक के साथ हम आपसे पुनः फिर मिलते हैं।